हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान है ना, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये जो आपका सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर है, जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर आने वाला है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, इस पूरे पेपर का हम लोग सॉल्यूशन समझेंगे, पूरे पेपर का सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चंस का। ठीक है, चाहे आपका वो दीर्घ उत्तरीय हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपका लघु उत्तरीय हो, एंड चाहे आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न हो, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, तो आप लोग सामाजिक विज्ञान में 70 में आप लोग 65 नंबर जरूर लाओगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको समझना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा भी। तो ये हमारा विषय सामाजिक विज्ञान है, और आप लोग देख सकते हो हम लोग पूरे पेपर का सॉल्यूशन समझेंगे। हमने सारा अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर लिख रखा है, एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारी कॉपियां हैं जिसमें मैंने आपके लिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन को लिखा है, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाए। ठीक है, देख सकते हो पूरे पेपर का सॉल्यूशन है, तो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखो, सबसे पहले आपके पास जो समय रहेगा ना, वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। कितना रहेगा समय? रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। अब आप 15 मिनट आप अच्छे से इस पेपर को पढ़ लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने नंबर के आपके बिल्कुल याद हैं। और आपका पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। कुछ सामान्य निर्देश भी दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ लो, ताकि आपको पता चले कुछ मेन पॉइंट। जैसे पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है कि सब प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रशार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तीसरा जो है वो यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। चौथा पॉइंट है, खंड आ जो है 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देने हैं। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट है, OMR शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात आप उसे काटे नहीं, इरेजर, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग ना करें, वरना आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 5 नंबर पॉइंट है, जो खंड बा है वो 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट है, एंड सेकंड है जिसका आपको मानचित्र संबंधित प्रश्न भी उसी में है। एंड हमारा 7वां पॉइंट है कि भैया जो प्रारंभ प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं उनके सम्मुख अच्छे से लिखे हुए हैं। ठीक है, 8वां है कि दिए गए मानचित्र उत्तर पुस्तिका में मजबूती से संलग्न से आप उसको मजबूती से बांध दें। और 9वां पॉइंट है कि दृष्टिबाधित परिस्थितियों के लिए मानचित्र कार्य अलग है। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट समझना था। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को। पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि खंड आ। खंड आ में जो रहेगा वो 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर OMR शीट पर देना है। तो हम लोग पूरे पेपर का सॉल्यूशन समझने वाले हैं, डोंट वरी, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा 1815 की वियना संधि से संबंधित है? जो 1815 में बच्चों वियना संधि हुआ था ना, वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हमारे पास है, आ जो है बिस्मार्क है, या सा ड्यूक मैटरनिक है, या फिर नेपोलियन है, या जोसेफ मैथ्सनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो 1815 की वियना संधि है उससे जो संबंधित है वो नेपोलियन है। एक नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको पेपर लाऊंगा, बट हाँ पूरे सॉल्यूशन के साथ। इसके लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको क्लास 10 में टॉपर बनना है। ठीक है, और प्ले लिस्ट आप चेक कर लिया करो, सारा वीडियो जो लगा हुआ है। देखो, सत्ता की साझेदारी जो बेल्जियम मॉडल है का मुख्य महत्व क्या है? आखिर इसका महत्व क्या है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। देखो, सभी जातीय समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। ठीक है, एंड सभी जातीय समूहों में उनकी आजादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। भाई, जाति के अनुसार शक्ति साझा नहीं किया जाता। सभी लोग एक जैसे हैं और सभी कि जो माइंड है वो अलग अलग है। ठीक है, कोई भी जाति का हो, ठीक है, सभी लोग एक जैसे हैं और वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। संप्रदायों को सामान्य प्रतिनिधित्व दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई सभी संप्रदाय के सामान्य प्रतिनिधित्व हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें कह रहा है जो 1928 से 1934 के बीच हमारा, ठीक है, गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई?
ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत आसान है। ठीक है, क्यों आसान है? क्योंकि आप लोगों को पढ़ा रखा है। देखो, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंडी के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी को पता है महामंडी के कारण भाई दाम बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे, क्योंकि बहुत सारी जो अनाज वगैरह थे वो इकट्ठा हो गए थे। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स जो है नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान है वो कहाँ स्थित है? अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान है वो हमारा अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय व्यवस्था या संघीय सरकार की संबंधित नहीं है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सारे हैं, बट यहाँ जो कठोर संविधान है ये नहीं है। ठीक है, कठोर संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, कि जो हमारा निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन, जो सामाजिक विभाजन होता है उसका कारण क्या है? धर्म है या भाषा है या और धर्म और भाषा दोनों या कोई नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट, जो धर्म है और भाषा ये दोनों है सामाजिक विभाजन के कारण। धर्म से तो सामाजिक विभाजन होता भी है, भाषा के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। ठीक है, लाइक एज आप जहाँ रहते हो और वहाँ आपको कोई दूसरी भाषा बोली जाए तो कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ में आएगा, और उनको वहाँ रहना चाहिए जहाँ वो भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है समाज में जो स्त्री है और पुरुष है ना, उसकी असमान भूमिका या स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता या बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाज में जो हमारा स्त्री और पुरुष हैं उनमें असमान भूमिका होती है, सो इसलिए ये हमारा लैंगिक विभाजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो, 20 ऑब्जेक्टिव है, हमें 20 में 20 बोर्ड एग्जाम में लाना है। ठीक है, देखो, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या ब्रिटेन से? तो माय डियर स्टूडेंट, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हमारा फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। ठीक है, तो हमारा बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है माय डियर स्टूडेंट, कि जो ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? रूसो को, काल्विन को, विक्टर इमैनुअल को या फिर जोसेफ मैथ्सनी को? तो जोसेफ मैथ्सनी को माना है। किसको? जोसेफ मैथ्सनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है या व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, और दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है ना कि नागरिकों की समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। तो आ और बा हमारा दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, मृदा जो है किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, सॉइल है, वो किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय योग्य जैव संसाधन या हमारा अनवीकरणीय योग्य संसाधन या संभावी संसाधन? तो मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? तो वो हमारा नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। किस प्रकार का है? नवीकरणीय योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब पूछा है तो गहन खेती या वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या फिर हमारा अति पशुचारण? तो पंजाब में हमारा अधिक सिंचाई जो है वो भूमि निम्नीकरण का मेन रीजन है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, सबसे कम है शिशु मृत्यु दर? ठीक है, यहाँ केरल है, पंजाब है, बिहार है या हरियाणा है? शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु यानी कि मरने की जो संख्या है, मतलब जहाँ ज़्यादा अच्छा होगा वातावरण वगैरह वहाँ ज़्यादा कम होगा, तो केरल बेस्ट है। ठीक है, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्गम के स्वामित्व या किसी उद्गम में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या? तो वो है हमारा उद्गम का स्वामित्व, यानी कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का सा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। 14 में 14 मार्क्स आपको लाना है। अभी तो हमारा 20 ऑब्जेक्टिव आता है, तो हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट। इसमें क्या पूछ रहा है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का क्षरण होना। अब भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? सभी को पता है, अगर मान लो आपने अपनी खेतों में, भूमि में अच्छे उपजाऊ जो है खादों को डाला है,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को डाला है, तो उससे क्या होगा, जब भूमि ऊपर की बह जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, तो आ वाला सही है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो, क्वेश्चन के आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, क्योंकि ये सोशल साइंस है, इसमें ना कोई फार्मूला, ना कोई आपको टेंशन, ना कोई कैलकुलेटर, कुछ उपयोग नहीं करना, केवल माइंड को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता, किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता, ये बताना, ये आपको बताना। ठीक है, दामोदर घाटी, महानदी, सोन घाटी या चंबल। तो चंबल घाटी में हमारा जो है गोंडवाना कोयला का जमाव नहीं पाया जाता है, चंबल घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? उपज को ज्यादा समर्थन देना। भाई जब भूमि ही नहीं है तो उपज की बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो सभी को पता है वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। वाह क्या बात है भाई, खाने के हैं नहीं, बच्चों को विदेश में कैसे बसाओगे? ठीक है, वो भूमिहीन है, मजदूर हैं, ठीक है, कोई अमीर नहीं है, तो उनको अधिक मजदूरी दो भाई, अधिक उनको काम दो, ताकि वो इतना कमा सके कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, साथ में वो अपने परिवार को चला सके। तो उनके लिए अधिक मजदूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया ना? तो बस समझते रहो, टॉपर बन जाओगे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, ये आपको बताना। देखो, सरकार जो है विदेश जो है व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों को प्रयोग करती हैं, या फिर हमारा सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, या विश्व व्यापार संगठन के अवरोधकों को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा अवरोधकों का लक्षण नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन जो है अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ठीक है, नहीं, ये नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत का कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, भूतापीय या आ और बा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, और इसका हमारा सही हो जाएगा भूतापीय। भूतापीय जो है वो हमारा कोई परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है, वैश्वीकरण का राष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां में निवेश में वृद्धि हुई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग नियंत्रण, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा सही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगमन से लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हुई। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, और 20 में 20 आप लोगों को कंफर्म करके आना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना, याद रखना। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप लोग पूरा तैयार कर लो। अब हम लोग देखते हैं जो आगे के हमारे क्वेश्चन है उसको भी हम लोग पूरा सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं खंड बा। खंड बा जिसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के साथ समझो, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखो, ये हमारा 50 नंबर का रहेगा, मतलब 50 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप सही सही लिखोगे तो हम लोग अच्छे से समझेंगे एक एक क्वेश्चंस को। ट्राई करना कि आप लोग नोट्स बना लेना, बट कोई उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ सको। भाई ये तो आपको हमेशा मिल जाएगा, आप दोबारा देख सकते हो, अगर आप भूल जाते हो तो दोबारा देख लो, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा श्रवण लेक्चरर पर, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देने हैं। 80 शब्द का उत्तर आपको 4 नंबर देकर जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न लिखा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंडी के कारणों की समीक्षा कीजिए। जो महामंडी था उसका आपको कारण बताने हैं, रीजन क्यों महामंडी हुआ। मतलब एक क्वेश्चन महामंडी से रिलेटेड 100% आएगा। अथवा आपको 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंडी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। ये भी 4 ही नंबर का है, तो मतलब आप दोनों में से कोई एक करोगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग कोई एक अच्छे से समझते हैं, तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन को महामंडी के कारण समझते हैं, कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आया है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो चलो हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समझेंगे। तो इसमें देखो,
हमने समझा है खंड बा है हमारा, ये खंड बा देख लो, मैंने ऐसा लिखना भी है, कॉपी में लिखना भी है, खंड बा है और हमारा वर्णात्मक फर्स्ट है, वर्णात्मक फर्स्ट है एंड हमारा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है। देखो हमने क्या करा है ना कि हमने समझा है कि 1929 में आर्थिक महामंडी की शुरुआत हुई और इस महामंडी के कारण निम्नलिखित हैं। हम लोग महामंडी के कारण समझने वाले हैं, डायरेक्टली हमने लिख दिया है कि महामंडी के कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो एक एक कारण को समझते हैं। पहला, औद्योगिक क्रांति के कारण जो अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। ठीक है, और 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया ना कि उसका कोई खरीदार ना रहा। अब जब खरीदार नहीं रहे तो वो बहुत ही ज्यादा इकट्ठा भी होता चला गया, इससे एक बहुत ही बड़ी महामंडी बन गई। दूसरा कारण है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी और किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। जब और ज्यादा उत्पादन हुआ और सारी चीजें इकट्ठा हो गई तो और ज्यादा कीमत गिरने लगी, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी और खरीदारों के अभाव से कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है। नेक्स्ट और भी है हमारे। नेक्स्ट देखो तीसरा कारण, इसमें क्या कह रहा है कि भाई संकट के पूर्ण जो बहुत से जो देश हैं अमेरिका में कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई बचा रह गया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कीमत गिर रही थी, इसलिए तो लोग अपने कर्ज ले रहे थे क्योंकि उनका काम हो नहीं रहा था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। अमेरिका की सरकार इस महामंडी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो आयातित पदार्थों पर 2 गुना जो है सीमा शुल्क वसूलने लगी, तो कहीं ना कहीं से उन्हें चाहिए था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 5वां है, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत इतनी ज्यादा गिर गई ना कि इसकी वजह से लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। ठीक है, बस 5 पॉइंट आप लिखो, 2 पेज बहुत है, आपका भैया 80 वर्ड से ज्यादा भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों में से कोई एक करना था तो हम लोगों ने किया। दूसरा क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। जो सत्ता की साझेदारी है लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। 4 नंबर अथवा आप इसको भी कर सकते हो, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए, 4 नंबर। तो दोनों में से कोई एक करोगे 4 नंबर मिल जाएगा। तो चलो हम लोग एक को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड और हम लोग देखेंगे इसमें सेकंड में सत्ता की साझेदारी की लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, देखो यहाँ हेडिंग डाल देना कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। देखो सत्ता की साझेदारी जो है जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेश कम हो जाता है। अंदेश का मतलब होता है शंका। ठीक है, और ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीति आश्रितता के रूप में ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के जो है स्थायित्व के लिए अच्छा है और बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में अन्य बात भी कही जा सकती है तथा वह बात कहीं अधिक गहरी है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है और ये हमारे लोकतंत्र का अर्थ है। ठीक है, तो बस सत्ता की साझेदारी में आपको इतना ही लिखना है। थोड़ा सा और भी है यहाँ, देखो जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को विभक्त किया जाए तथा ये लोग जो है इसी डर से रहें, इसलिए वैध सरकार भी होती है जिससे अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बस इतना ही आपको लिखना है, बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, देखो तीसरा 4 नंबर आपके सारे प्लस हो रहे हैं। देखो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के प्रक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु तो अपनाए जाने वाले उपायों का मत स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये 4 नंबर आप बिल्कुल पक्का कर लो, बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा। ठीक है, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो परिवहन है तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन की अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तो चलो हम लोग समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये हमारा तीसरा का है, अथवा वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 3 और परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं। देखो सबसे पहले चाहे वस्तु हो या सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ले जाना परिवहन कहलाता है। और यह जो है परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पाया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। वायुयान होता है, जल परिवहन होता है, स्थल परिवहन होता है। तो ये हमारा हो गया परिवहन। अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हमें परिवहन का ही सहायता लेना पड़ेगा। किसी भारी वस्तु को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो परिवहन की आवश्यकता पड़ेगा। अब देखो संचार के साधन वे साधन है जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आप मोबाइल वगैरह या टीवी पर देखते हो ना संदेश, वो आप अपने घर से देख लेते हो, वरना आपको जगह जगह पर जाना पड़ता और उस चीज को देखना पड़ता, ठीक है, सुनना पड़ता। यह दोनों ही किसी जीवन रेखा, किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को समझाता हूं। पहला पॉइंट, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए समक्ष परिवहन के साधन जो है तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। ठीक है, तो ये हमारा परिवहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट समझो, भारत अपने विशाल आकार, विभिन्नताओं तथा भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन है। अगर अच्छे हमारे परिवहन है तभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, अच्छे हमारे संचार के साधन है तभी आप जगह जगह की चीजों को जान पाते हो अच्छे से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि समक्ष जो है सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है और परिवहन का यह विकास संचार जो है साधनों के विकास की सहायता से भी संभव हो सका है। चौथा पॉइंट है, युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता से जो है कटिबद्ध हो जाता है और हथियार, गोला बारूद तथा जो है रसद पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो परिवहन है और संचार के साधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आ ही रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो चौथा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपने उत्पाद की लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए, या फिर अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। 4 नंबर। तो चलो हम लोग एक समझते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों में से कोई एक ही करना है तो हम लोग एक ही समझेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में हम लोग समझ रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं अपने उत्पाद के उत्पादन कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रबंधन करती हैं। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, अंडरलाइन वगैरह अच्छे से कर लेना। देखो आप सामाजिक विज्ञान में जितना अच्छे से लिखोगे ना वही इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। जो दूर दूर है वो भी एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार जो है संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों की कारों और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए जो है कार पुर्जे का भी निर्यात करता है। अब एक देश की जो है मतलब कंपनी केवल अपने ही देश के काम नहीं करती, बल्कि वो समस्त देशों के लिए भी वर्क करती हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही कंपनियां चलती रहती हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं भैया जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे भैया कि जो हमारा यहाँ देखो ध्यान से समझना कि 150 वर्ड 150 वर्ड्स में लिखना है और एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर देकर जाएगा। अभी तक हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे थे, अब 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 6 नंबर वाले। तो चलो समझते हैं। 5वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे और इससे इन्होंने क्यों स्थगित किया, इसको इन्होंने क्यों स्थगित किया, मतलब क्यों रोका, ये आपको बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग भी क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे से लिखना भी है। देखो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे
प्रश्नोत्तर संख्या 5, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले जो असहयोग आंदोलन के जो कारण तथा स्थगित क्यों किया गया, इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो, कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया और इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज थे, उस पर महात्मा गांधी जी का विश्वास रखते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग किया। और वो जो महात्मा गांधी जी थे वो ब्रिटिश का सहयोग भी किया युद्ध में, किंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की जांच ने उसका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठा लिया। भाई इतने खतरनाक काम बेकार काम किए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मार्शल लॉ कानून, बहुत सारे, तो इससे जो है गांधी जी का विश्वास उन पर बिल्कुल से हट गया और देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष था और महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छोड़ने का विचार किया। ठीक है, और सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, नेक्स्ट पेज, ठीक है, विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। C.R. दास, B.C. पाल एंड एनी बेसेंट जिन्ना और मालवीय जी ने इनका विरोध किया, लेकिन दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नियमित अधिवेशन में सहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया था तथा विरोधियों ने इसी प्रस्ताव का समर्थन भी किया। इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। बहुत से छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेज का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का किताब छोड़ दिया और 13 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय मुंबई में हड़ताल रखी गई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया। महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं ने गिरफ्तार कर लिया था और चौड़ी चौड़ा का एक अप्रिय घटना के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1922 में वापस ले लिया। बस आपको 2 पेज ऐसे लिख देना है, आप थोड़ा दूर दूर लिखोगे तो आपके 3 पेज भी हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इतना ही आपको लिखना है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मिल जाएगा 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन समझ लिया। अब देखो ये हमारा 6वां है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है और इसके लिए कदम उठाए जा सकने वाले आपको 4 कदम भी लिखने हैं। या फिर वैध शासन का क्या अर्थ है, वैध शासन का क्या अर्थ है और लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार व वैध सरकार का गठन करता है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हम लोग दोनों में से एक क्वेश्चन कौन सा करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 6 में, वैध सरकार का गठन। ठीक है, तो वैध सरकार, जब देश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते हैं तथा चुनाव के माध्यम से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार जब शासन में भागीदारी लेती है तो इस तरह के शासन को वैध शासन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जनता की सरकार को वैध शासन कहा जाता है। ठीक है, जनता के द्वारा जो सरकार चुनी गई हो। अब देखो लोकतंत्र जो है व्यवस्था, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा समझा जा सकता है। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। जैसे हमारे इधर 5 साल का अपने इधर होता है ना, तो वैसे हर एक देश में होता है। यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं, सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा तक ही पद पर रहते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा है कानून पर खुली चर्चा। तो कानूनों पर खुली चर्चा मतलब लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है और उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, तब कानून का अधिकार मिलता है। इतना आसानी से नहीं मिलता है। तीसरा है सूचना का अधिकार। तो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और यदि कोई नागरिक
जानना चाहे कि फैसला लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। 4 पॉइंट हमें देखना था। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, लास्ट पॉइंट, जवाबदेह सरकार का गठन। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। ऐसी सरकार जनता को पसंद है ताकि उनके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। बस हो चुका है। ऐसे आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है, ठीक है, जो है हमारा ये वाला, वैध सरकार क्या है, वैध शासन क्या है और कैसे जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन अब हम लोग समझते हैं यहाँ, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण से कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। 8वां, आप भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज, ठीक है, का उल्लेख कीजिए और इनके उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। 4 और 2 6 नंबर का है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है ना, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। देखो इसमें है प्रश्नोत्तर संख्या 7, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख, ठीक है, हम लोग उल्लेख करने वाले हैं। तो भारत में ज्वार, बाजरा और रागी, मक्का आदि मोटे अनाज पाए जाते हैं। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। इससे ज्वार, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने वाले के कारण इसके सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और महाराष्ट्र, ठीक है, राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इसके अलावा मुख्य उत्पादक राज्य भी है। महाराष्ट्र सबसे अच्छा है। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड में भी यह फसल पाया जाता है। तो आप ये सारे राज्य हैं, बट राजस्थान सबसे मेन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रागी। रागी है, यह शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, डोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड में यह महत्वपूर्ण फसल है। हमारा अगला है मक्का। यह खनन व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में पुरानी जलोढ़ मृदा पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में भी मक्का पाया जाता है, सभी को पता है। बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो बस ये 4-5 फसल बहुत है मोटे अनाज के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार, और क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित बताइए। 6 नंबर का 8वां, मानव विकास सूचांक क्या है? मानव विकास मापने के मूलभूत आपको वर्णन करने हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इन दोनों में से कोई एक को समझेंगे। तो मानव विकास सूचांक क्या है, हम लोग इसको समझते हैं क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सूचांक, ठीक है। तो ये हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 8 और ये भी 6 ही नंबर का है। इसमें देखो मानव विकास सूचांक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा मानव विकास सूचांक क्या है? मानव विकास सूचांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न प्रदेशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कुछ देशों की सहायता की जा सके और उनके विकास के लिए आवश्यक है। संयुक्त विकास कार्यक्रम जो है कार्यक्रम ने 1990 में अपनी प्रथम मानव सूचांक रिपोर्ट में मानव विकास सूचांक का प्रयोग किया ताकि विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों का मापन किया जा सके। अब देखो जैसे हमारे कुछ ऐसे अवयव हैं मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयव। पहला दीर्घ आयु। मानव विकास सूचांक के अनुसार जिन देशों में जीवन प्रत्याशा जो है अधिक होगी उन्हें विकसित देश माना जाएगा, ठीक है। इसमें केवल दीर्घ आयु भी शामिल नहीं है बल्कि एक अच्छा व स्वस्थ जीवन जीना भी विकास के लिए बहुत जरूरी है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति देश के विकास के काम आ सकता है, ठीक है। शिक्षा अथवा ज्ञान। किसी देश में जितने अधिक लोग साक्षर होंगे मतलब शिक्षित होंगे उस देश का विकास स्तर उतना ही अच्छा ऊंचा होगा। एक साक्षर व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जीवन स्तर। जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकसित की श्रेणी में उच्च स्तर पर गिना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है लॉन्ग क्वेश्चंस। बस आपको ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 24 नंबर देकर जाएंगे, यानी कि आपका जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन है 4 को आप मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो आपका 24 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 24 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आया। नेक्स्ट है हमारा मानचित्र संबंधित प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं।
तो अब हमारा आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न, जो कि आपको 10 नंबर देकर जाएगा। तो चलो हम लोग एक एक को समझते हैं, ठीक है। मानचित्र जो है भरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी मैं आपको 5 नंबर क्लियर करा देता हूं, नाम बता देता हूं। देखो, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र में इस डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, और आपको अगर नाम सही लिखोगे आधा नंबर, और सही से भरोगे तो आधा नंबर। तो अगर आपने नाम ही लिख दिया तो आधा नंबर, यानी कि 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे दोनों में, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले 5 नंबर फिक्स करते हैं, फिर मानचित्र में भरना हम लोग 5 नंबर नेक्स्ट में फिक्स करेंगे। पहला, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आधा नंबर आपको मिल जाएगा, नाम लिख देना अमृतसर, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो वो अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद, समझ में आया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, गा वाला, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले श्रमिकों ने आंदोलन किया, तो वो है बच्चा चंपारण। क्या है? चंपारण। चलो ये भी हो गया। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो ये भी भैया अहमदाबाद गुजरात में ही किया था, ठीक है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां 19 दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो हमारा है नागपुर। क्या है? नागपुर। तो ये हो गए हमारे 5 नंबर। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी हमें 5 ही नंबर देकर जाएंगे, ठीक है, 5 ही नंबर। अगला देखो, ये तो हमारा शायद अभी नहीं है, नेक्स्ट पेज में है, लेकिन ये हमारा सेम ही है। देखो, ये जो दृष्टिबाधित है, जो नहीं देख सकते हैं ना, उनको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। दृष्टिबाधित को केवल ऐसे नाम लिख देंगे ना, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला मानचित्र संबंधित प्रश्न। अगला देखो, 5 नंबर ये भी देकर जाएंगे। 5 नंबर आपको मानचित्र में सही से भरना है। देखो, पंजाब जो है बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा नाम से, तो पंजाब का जो एक उद्यान है वो कौन सा है? सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। तो ये आपको आधा नंबर मिल जाएगा। नर्मदा नदी बना है इस चिन्ह द्वारा नाम से, नर्मदा नदी जो है बना है वो किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध पर, सरदार सरोवर बांध। महानदी चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा महानदी को दर्शाना है, इसका कोई नाम नहीं है, महानदी महानदी है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र है चिन्ह द्वारा नाम से, तो झारखंड का जो एक कोयला क्षेत्र है वो है झरिया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, पता होगा, तो झरिया है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको बताना है, तो वो हमारा है विशाखापट्टनम, सभी को पता होगा, विशाखापट्टनम। तो ये आपको 5 नंबर मिल जाएगा अगर आप सही सही लिखोगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सोशल साइंस के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा दिया। अगर आपने ये पूरा तैयार कर लिया तो आप भैया सोशल साइंस में 70 में 65 करके आओगे, मतलब 65 नंबर 70 में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आई होप कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर आप लोग चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। कमेंट करना किस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए ताकि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।